जीएसटी के लिए इतना वो लोग रुला देते हैं, कभी भी देखना भाई बहुत दिक्कतें हैं। आपको इन चीज़ों से बाहर निकल रहा है ना, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाओ। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं ताकि आपको कोई भी ऐसा नोटिस ना आए। और उन्होंने रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट कर दी है और जीएसटी लेने के बाद उसको यही नहीं पता कि जीएसटी 2.0 आया है। पर कई लोग एकदम ही इसके ऑपोजिट है। वन नेशन वन टैक्स की क्रिटिसाइज करना चाहते हो सरकार को, 3.5 सीसी की बाइक लेनी हो कि सबसे ज्यादा कंज्यूमेबल चीज क्या होती है, अब 40% होगा। जो जीएसटी 2.0 आ रहा है इसमें एआई का यूज कर रहे हैं, फिजिकली डिपार्टमेंट क्यों जाना पड़ रहा है? यार आपने तो काफी अंदर की बात पूछ ली। हेलो गाइस, वेलकम टू बातचीत। और आज के हमारे गेस्ट है इम्तियाज भाई, जो कि मेरे एक बचपन के बहुत पुराने दोस्त भी हैं। और इम्तियाज को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एक फाइनेंस सेक्टर का, तो आज हम उनसे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करें। हाँ यार, थैंक यू यार मुझे बुलाने के लिए। वैसे तो गाइज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं तो काफ़ी टाइम से इन लोगों को जानता हूँ। करीब 6th क्लास से हम दोनों दोस्त हैं। और जो पीछे बैकग्राउंड में लोग बैठे हैं इनमें भी काफ़ी सारे मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कुछ बेटर एक्सपीरियंसेस आज मैं आप सबके साथ शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम एक दूसरे से मिले और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो बने रहें, देखते हैं कि आज कुछ क्वेश्चंस मुझसे ऐसे पूछे जाएंगे, शायद हो सकता है कंट्रोवर्शियल भी हो, और मुझसे शायद कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और कुछ ऑफिसर्स को भी बहुत दुख होने वाला है इस बारी, जो मैं बातें बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो वैसे तो इम्तियाज भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ आज बात करने के लिए। बहुत सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग में से घूम रहे हैं अभी। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे और मेरी ऑडियंस को बताएं कि आप अभी कहाँ वर्किंग हैं और आपके थोड़े एक्सपीरियंसेस के बारे में। जब मैंने सीए जर्नी का सोचा था तो उससे पहले मैं किसी सीए फर्म में लगा था, बट सीए फर्म में लगने के कुछ महीने बाद ही मैंने गिव अप करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो लोग इतना काम कराते हैं कि मैं मतलब यू कांट इमेजिन कि कितना काम कराते होंगे। और दूसरी बात है कि वो ये नहीं सोचते कि कहाँ पे वो भेज देंगे, मतलब कहीं पे भी दिन में अगर मैं सुबह आया हूँ और वो मुझे भेज देते हैं कहीं पे, और भेजने के बाद कहेंगे कि ठीक है पहले ये करके आओ, उसके बाद ऑफिस भी आना है। ठीक है, भेजने का मतलब वो अलग अलग जगहों पे भेजने यहाँ जाना है। और अब आप सोचोगे कि कहाँ भेजते होंगे, तो जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, अच्छा, पीएफ डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, और वहां जाना होता है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि वहां जाने के बाद मेरे को किससे कैसे बात करनी है, क्या कितने लोगों से डील करनी पड़ती है इसके बारे में। तो वो चीजें तो चलो हमारी बात होगी। अभी जो है कि अभी मैं फिलहाल तो देखो कॉमर्स सेक्टर में ही, फाइनेंस सेक्टर में ही मैंने जो है अभी एक कंपनी ज्वाइन करी है। मैं नाम नहीं लूंगा फॉर प्राइवेसी रीजंस, बट मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि अभी बहुत अच्छी कंपनी में मेरी प्लेसमेंट है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी सेक्टर में आगे बढ़ूँ और फाइनेंस में कुछ आगे बढ़िया करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार वैसे तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपसे पूछने के लिए, पर एक मेरा बहुत टाइम से एक टॉपिक था पूछना कि जैसे मैं या मेरे जैसे जो छोटे सेलर्स होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ई कॉमर्स पे, बेसिकली ई कॉमर्स करना चाहते हैं, तो उनको जो सबसे पहली दिक्कत आती है ना, वो होती है डॉक्यूमेंटेशन की। और डॉक्यूमेंटेशन से भी मेरा मतलब है जीएसटी की। हमारे लिए एक बहुत बड़ी हेडेक होती है कि जीएसटी नंबर लेना, क्योंकि हम जैसे मैंने बताया भाई छोटे सेलर हैं, तो हमारे पास कोई बिजनेस या शॉप नहीं है, तो हमारे लिए एक हेडेक है ये जीएसटी नंबर लेना। तो यार क्यों है इतना डिफिकल्ट, मतलब ये थोड़ा इजी क्यों नहीं हो सकता? देख भाई, मैं एक वर्ड में बोलूँ ना, अवेयरनेस, और दूसरा वर्ड मैं जो बताऊंगा उसको थोड़ा सेंटेंस में मैं एग्जैजरेट करके बता सकता हूँ। अवेयरनेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता नहीं है इस बारे में कि मुझे किस किस डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी जीएसटी लेने के लिए। और दूसरी चीज़ है, जब जीएसटी लेने के लिए मुझे डॉक्यूमेंटेशन का पता चल जाता है ना, तब दिक्कत आती है कि जीएसटी मिल नहीं रहा है। क्योंकि आज हम उस कंट्री में और उस स्टेट में है ना जहाँ पर जीएसटी लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने लग गया है। क्यों? क्योंकि एक तो अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जब हम, तो इतना कैपिटल हमें ऑलरेडी अपने बिजनेस में लगाना है, और उसके बाद जीएसटी लेने टाइम पे हमें घूस भी उतनी खिलानी है। अब मैं तो फाइनेंस सेक्टर में हूँ, और जैसे कि मेरे ऑडियंस को तुम्हें पता है कि भाई मैं सीए फर्म में करता था, तो मैंने इतना देखा है ना भाई, इतना देखा है कि लोगों को जीएसटी के लिए इतना वो लोग रुला देते हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की आईटीओ की बात कर रहा हूँ, जहाँ सीजीएसटी ऑफिस है ना, वहाँ कभी भी देखना भाई बहुत दिक्कतें हैं। तो और वहाँ पर मैं आपको बताऊँ, बीच में काट रहा हूँ आपकी बात, मगर नीचे लोग है ना अपने कार्ड बनवा दिए उन लोगों ने कि ये लो मेरा कार्ड, हमसे कांटेक्ट, और हाँ आप बस हमें एक है ना, जब जीएसटी लेते हैं तो उसमें एक ARN नंबर मिल जाता है। हाँ, जैसे भी किसी भी चीज में टोकन नंबर, हाँ, तो वो नंबर वो मांग लेते हैं
आपने क्या लगाया है, क्यों लगाया है, क्या है वो आगे जाके देख के आपको उस सेम डे, आपको आज जीएसटी चाहिए आपको आज मिल जाएगा, और बकायदा रेट चलते हैं वहाँ पे 8,000 9,000, अभी मैं हाल फिलहाल का रेट बता रहा हूँ। तो यार इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है? मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है उनको देने के लिए, तो मैं क्या करूँ? या फिर अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे से कोई पैसा मांग रहा है, तो उसकी कोई कंप्लेंट कर सकता हूँ मैं, या फिर बिना पैसे दिए अपना काम कैसे कर? बिल्कुल बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हो, हर चीज़ है। देखो गवर्नमेंट ने अगर इस चीज़ों के लिए, इस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हैं कंप्लेंट करने के लिए की है, बट वो लोग वो चीज़ें इतना टाइम ले लेती है ना। और अब जैसे कोई भी स्टार्टअप कर रहा है, कोई पर्सन अपना ई कॉमर्स का ही बिजनेस कर रहा है ना, तो उसको चीज़ें स्टार्ट करने से पहले इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो लास्ट में क्या आता है कि जितने उसने बचा रखे थे ना पैसे, वो एक्सपेंसेस में निकल जाते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर कर्जा चढ़ने लगता है। तो अगर आप देखो, अगर आपको इन चीज़ों से बाहर निकल रहा है ना, तो एक तो दूसरी चीज़ है कि एक सीए फर्म वगैरह से अगर आप बात कर सकते हो, किसी भी ऐसे पर्सन से जो आपको ये कह सकता है कि हाँ मैं आपको जीएसटी दिला सकता हूँ, क्योंकि कनेक्शन के बिना आपको जीएसटी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गया है, मैंने एक दिन में भी जीएसटी आते हुए देखे हैं बिना किसी घूस के। अच्छा। मगर मैं ये एक ओवरऑल एक जेनरिक चीज बता रहा हूँ कि कितनी दिक्कतें होती हैं जो नया नया बिजनेस लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है क्या मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए और कहाँ पे जाना है। अगर अब क्या होता है कि लोग है ना, किसी चीज़ को अप्लाई करने के बाद में, मान लो कि जीएसटी अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद में यही नहीं पता है कि भाई अगर उसका कोई नोटिफिकेशन आया तो मुझे किससे मिलना है या क्या। तो इन सब चीज़ों अवेयरनेस, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि आप लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाओ, और अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो तो किसी प्रोफेशनल से पहले बात कर लो, कंसल्ट कर लो, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो जैसे कि मैं एक सेलर हूँ या फिर मेरे जैसा कोई और सेलर है, तो उसको जीएसटी नंबर के लिए या किसी भी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर वो खुद अप्लाई करता है ये बेटर है, या फिर वो किसी सीए फर्म से, किसी ऐसी फर्म से अप्लाई करवाता है तो वो ज्यादा बेटर है? देखो, और इसमें मैं अभी लास्ट टाइम भी मैंने अभी आपको यही बताया, बट मैं इसको और क्लियरिटी करके बताना चाहता हूँ ऑडियंस को भी कि ना, देखो, या तो अगर आपको उस टॉपिक की कोई नॉलेज नहीं है कि मुझे जीएसटी मिलेगा कैसे और जीएसटी क्या है, कैसे क्या है, तो वो कंसल्ट करें। नहीं तो मैं एक और सजेस्ट करूंगा कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देखो, और उसमें वो एक से एक पैतरे बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंटेशन किस क्रोनोलॉजी में लगाने हैं, अपलोड करने हैं, ताकि आपको कोई भी ऐसा नोटिस ना आए या फिर ऐसा आपको कैंसिलेशन का सामना ना करना पड़े। स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। बट अगर आपको पता चल गया सारी चीजों के बारे में, तो दूसरा जो सबसे बड़ा जो दिक्कत मैं देखता हूँ लोगों के अंदर, उनको क्या है ना कि हर चीज अपने हाथ में ले लेना। जीएसटी लेने के बाद में उसकी फाइलिंग अगर आपको नहीं पता है, मैं रिटर्न फाइलिंग की बात कर रहा हूँ आपको करेक्ट करने के लिए, कि रिटर्न फाइलिंग बहुत से लोग हैं जो कर रहे होते हैं, उनको पता चल गया, उन्होंने यूट्यूब से वीडियो देख ली और उन्होंने रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट कर दी। उनको HSN नहीं पता है, उनको सैक कोड नहीं पता है, उसके रूल नहीं पता है, बस उनको पता है कि ये प्रोसेस है, इस तरीके से इनवॉइसेस को मुझे अपलोड करना है और उसके बाद में मेरी रिटर्न फाइल हो जाती है। और बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी कि एक पर्सन ने जीएसटी लिया और जीएसटी लेने के बाद उसको यही नहीं पता कि मुझे अब सेल होगी, उसके दिमाग में क्या था, सेल होगी तो रिटर्न फाइल करनी है, नहीं होगी तो रिटर्न फाइल नहीं करनी। और जबकि जीएसटी में रूल होता है कि जीरो फाइलिंग भी दिखानी पड़ती है। ये सेम इशू मेरे साथ हो रखा है। हाँ, अब सेम इशू जैसे मैंने बताया ना, मैंने जब मैं 12th क्लास में था ना, जब मैं जैसे मैं 18 हुआ था, तो उसी टाइम पे मैंने भी भाई जीएसटी नंबर लेना है, बिजनेस करना है, मैंने ले लिया जीएसटी नंबर, किसी से कंसल्ट वगैरह करके मैंने जीएसटी नंबर ले लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे भी यही लगता था कि अगर मैं सेल करूंगा तो जीएसटी रिटर्न भरनी है, अगर नहीं करूंगा तो भाई तब मैं क्यों भरूंगा रिटर्न। फिर ऐसे करते करते जब 2 साल हो गए और फिर मेरे पास जब नोटिस आया कि आपका जीएसटी तो बंद होने वाला है, तब मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, और ये बहुत सारे लोग इस चीजों से गुजरे हैं, और इससे अगर बाहर निकलना है, देखो, तो दूसरी चीज मैं आपको जो कंसल्टेंसी बताई, या तो आप अपने आप को अपडेट रखो। अब आप अपना बिजनेस संभालोगे कि अपना टैक्स संभालोगे, ठीक है। अगर आप उस बैकग्राउंड से हो तो अलग बात है, अब आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो, अब हर चीज, क्योंकि क्या है ना कि आजकल जो सरकारों में चल रहा है कि भाई जल्दी जल्दी रूल्स चेंज हो जाते हैं। अभी आपको पता होगा कि जीएसटी 2.0 आया है, तो कई सारे लोगों को अभी नहीं पता कि कोई कौन सी चीज 18 से 5 में चली गई या 12 में चली गई, कैसे पता चलेगा क्या परसेंटेज है किसी गुड्स का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस होना, और आप चाहो तो इसको कंसल्ट ही करो तो ज्यादा बेटर है, आप अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर पाओगे।
रेदर देन कि आप अपनी टैक्सेशन में फंस जाओ। तो यार जैसे मैं जीएसटी 2.0 के बारे में सुन रहा हूँ, तो कई लोगों का तो एकदम व्यू है कि जीएसटी 2.0 एकदम अच्छी चीज है, बहुत बचत हो रही है, पर कई लोग एकदम ही इसके ऑपोजिट है कि जीएसटी 2.0 से बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, बहुत चीजें हो जाएगी। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ है या फिर आप मुझे थोड़ा इलेबोरेट करके बताओ इसके बारे में? यार मैं देखो मैं ज़्यादा पढ़ाई वाली लैंग्वेज में तो नहीं बताना चाहता, मैं ऑडियंस जो है वो कई तरीके की होंगी, तो मैं बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि 2017 में जब जीएसटी आया था ना, तो उनकी टैगलाइन थी वन नेशन वन टैक्स की। ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने जीएसटी लागू किया ना, लागू करने के बाद कंप्लाइंसेस काफ़ी बढ़ गए थे लोगों के लिए, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो अब ये जो जीएसटी 2.0 है ना, अब पहले कुछ परसेंटेज थे, अब इन्होंने इसको 4 परसेंटेज में डिवाइड कर दिया, जैसे कि 0%, 5%, 18% और 40%। अब आप कह रहे हो कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, मैं उसके बारे में बात करूं तो अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो सरकार को, या फिर आप ये बताना चाहते हो लोगों के लिए कहाँ पे हेल्प हो रही है, तो मैं दोनों चीज़ें आपको बता सकता हूँ। अगर मैं बात करूं लोगों के लिए, तो इसेंशियल आइटम्स जो हैं उनके 0 to 5% हो गए, 0% से लेके 5% तक हो गए हैं। ठीक है। अब जो मेरे किचन आइटम्स हो गए या फिर कुछ ऐसे आइटम टूथब्रश वगैरह, ये सब काफ़ी 5% से, ठीक है। अब ये पहले होते थे 12 से 18% के बीच में, अब ये मेरे को 5% में मिल रहे हैं। जैसे कि छोटी कार्स वगैरह खरीदनी हो, जो जैसे कोई बाइक भी खरीदनी हो, मुझे अगर 350 सीसी की बाइक लेनी हो तो 18% में आजकल जीएसटी लग रहा है उसके ऊपर। हाँ, अगर अब मैं 40% पे आ रहा हूँ, तो मैं इस बात को कनेक्ट करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट है ना, उसको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस चीज़ पे 28% जीएसटी लगता था, अब उसमें 40% जीएसटी लगेगा। अब आप सोचोगे कि सरकार को क्या भाई, बाकी चीज़ों पे भी तो लग रहा है ना, मगर आप ये सोचो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूमेबल चीज़ क्या होती है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स्ड है, कि जैसे कि सिन आइटम्स हमारे टोबैको वगैरह, और जो लग्जरी आइटम है गाड़ियों पे जीएसटी ज़्यादा लग गया है। ठीक है। जहाँ 28% लोगों को जो गवर्नमेंट को रिसीव होता था टैक्स, अब 40% होगा, तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। छोटे लोगों के लिए, छोटे लोग नॉर्मल जो हमारी जनता है, उनके लिए कह सकते हैं कि रेट ठीक है जीएसटी के। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं जो मिडिल क्लास है, मतलब लोअर क्लास जैसे हम जैसे लोग हैं, तो हमारे लिए एक बेनिफिट है। हाँ। हमारे डेली यूज के आइटम पे थोड़ा जीएसटी कम हुआ है। हाँ। बट अगर कल को मैं एक 350 सीसी की ऊपर की बाइक या कुछ थोड़ी लग्जरी आइटम लेने जाऊंगा, तो मैं पहले से ज्यादा पे करूंगा। 40% आपको लगेगा प्लस सेस लगेगा, जिसके लिए मैं पहले 28 देता था, अब मैं उसके लिए 40 दूंगा, 40% दूंगा। करेक्ट। इसी वजह से अभी बहुत बूम आया था, गाड़ियां लिए बहुत सारे लोगों ने। फिर जैसे अभी आपसे मेरी बात हो रही थी और आपने बताया जब आप सीए फर्म में काम करते थे, तो आपको बहुत बार डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाने पड़ते थे, बार बार डिपार्टमेंट जाना पड़ता था। पर अभी आपने कहा कि जब जो जीएसटी 2.0 आ रहा है, इसमें एआई का यूज कर रहे हैं, मतलब जब हम इतने एडवांस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में, इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो फिर भी आपको फिजिकली डिपार्टमेंट क्यों जाना पड़ रहा है? या फिर कुछ डिफरेंस होता है कि अगर मैं वो काम ऑनलाइन करवा रहा हूँ और वो मैं काम डिपार्टमेंट में जाके करवा रहा हूँ, तो क्या कोई डिफरेंस होता है इन दोनों में? यार आपने तो काफी अंदर की बात पूछ ली। तो देखो, आपको मैं थोड़ा हिंट दे सकता हूँ कि अगर हमें डिपार्टमेंट्स क्यों जाना पड़ता था और हम क्यों जाते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट जाना और लोगों का काम करवाना। तो देखो, सबसे सीधी बात बताऊं आपको कि आजकल कोई भी काम सीधा नहीं हो पाता है। जैसे कि उन्होंने वेबसाइट्स बना दी, सब कुछ कंप्लाइंसेस ऐसे इस तरीके से कर दिए हैं, स्मूथ कर दिए हैं, ये सब चीज़ें अलग हैं। जब हम डिपार्टमेंट जाते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अगर किसी काम को मुझे बहुत जल्दी कराना है, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने में कितनी दिक्कत होती है। अगर मान लो कि मेरे को अपना बिजनेस सेटअप करना है और एक ही महीने में करना है, तो मैं अपने कंप्लाइंसेस को देखूंगा तो मेरा एक महीने में कभी जीएसटी क्या, मेरा बिजनेस ही खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्लाइंसेस, इन चीज़ों को पूरा करना, डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करना इतना दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर द टेबल काम कराना पड़ता है। अब आईटीओ जाता हूँ मैं, आईटीओ के पास में जीएसटी है, अपना सिविक सेंटर है जो कि इनकम टैक्स का ऑफिस है। तो मैं गया हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर जाने के बाद क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं अब, और आजकल है ना बहुत नॉर्मल है, बिना पैसे दिए आपको जीएसटी मिलना बहुत मुश्किल है। दिल्ली जैसे स्टेट में तो मैं आपको बताऊँ तो अगर आपको घर बैठे जीएसटी चाहिए तो आप वेट करो आराम से, 45 डेज का टाइम होता है। ठीक है। वो बोलते हैं कि 15 से 20 दिन में जीएसटी आ जाता है, और मैंने 2 दिन में भी आते हुए देखे हैं और किसी का 6 महीने आते हुए भी नहीं देखा है। ठीक है। तो डिपार्टमेंट जाने का मेन मुद्दा ये होता है कि हमें अंदर द टेबल काम कराना है और जल्दी काम कराना है। मतलब जिन क्लाइंट्स को जल्दी नीड होती है, आप उनको उनके चक्कर में आप सेम डे भेज दो। आज आपका एआरएन जनरेट हुआ है, जीएसटी के बाद एआरएन जनरेट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था, आप सेम डे डिपार्टमेंट चले जाओ। एक रेट फिक्स है, 8 से 9 हज़ार रुपये रेट फिक्स है।
जैसा बिजनेस उस तरीके से रेट मांग लेंगे आपसे, और आपको जीएसटी सेम डे मिल जाएगा, उसी टाइम आप घर पहुंचोगे आपको जीएसटी नंबर घर पहुंच चुका होगा। तो ये एक्चुअल रीजन है डिपार्टमेंट फिजिकली जाने का। करेक्ट करेक्ट। आप ये कहोगे कि भाई इतना बड़ा ऑफिस है, अंदर जाके आप किसी को पैसे दे के आ रहे हो, बहुत ईजी है वहां जाकर के दे के आना। मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं दे के आया हूँ। तो यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, और हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।